नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, अंधों की दादागिरी नहीं चलेगी, मारूंगी मारूंगी, रूल्स ब्रेकर्स को रगड़ कर मारूंगी। किले के सामने जोरों शोरों से यंगस्टर्स का प्रदर्शन चल रहा था और वहीं से गुजर रही थी योगिता और लता की रिक्शा। बताओ, ये कोई तरीका है? तैयार हुए और हाथों में झंडा ले लिया और निकल चले। माँ बाप से पढ़ाई के लिए कहकर घर से निकलती और करते हैं क्या? ये धरना प्रदर्शन। बात तो सही है मम्मी आपकी, इतनी धूप में कोई कैसे अपनी स्किन के साथ इतना रिस्क ले सकता है? अरे यहाँ लड़कियां तो किन किन चीजों के साथ रिस्क ले बेटा, तुझे क्या पता? ये सब ढकोसले पता है, ताकि कोई कैमरामैन वीडियो बना ले और रातों रात ये तितलियां हो जाए वायरल। बस फिर क्या, यहाँ फेमस हुई, वहां माँ बाप को छोड़ दिया। अरे रिक्शे वाले रुका ही रहेगा क्या, आगे बढ़ा। माफ कीजिएगा चाची जी, पर इस धरने में हमारी बिटिया भी गई है। गलत चीज की रैली नहीं है ये। गर्ल्स कॉलेज के दरवाजे पर आजकल कुछ लफुए आकर डेरा जमाए खड़े रहते हैं और आती जाती लड़कियों को कमेंट पास करते हैं। उन लफुओं की हरकतों को समाज की नजरों के सामने लाने के लिए कॉलेज की लड़कियों ने यह धरना प्रदर्शन किया है। हाँ तो इनकी गलती नहीं होगी क्या इन सब में? आजकल कोई कम नहीं है बेटा। मेरी बेटी कोई देख ले, इतने सभी कपड़े पहनकर बाहर निकलती है मेरे साथ। ऐसे में कौन हिम्मत कर लेगा नजर उठाकर देखने की? योगिता लता की प्यारी बेटी थी, वो बेटी जिसके सामने लता को दुनिया में कभी कुछ नहीं दिखा, अपना बेटा भी नहीं, पर अब बेटे पर ध्यान देने का वक्त आ गया था। तो बताइए जी प्रेम की माँ, समझ में आई लड़की? अच्छा हाँ, आपने व्हाट्सएप पर फोटो भेजी थी ना लड़कियों की। क्या बोलूं जी, मैं तो योगिता के साथ उसके कॉलेज गई थी, दिमाग में ही नहीं रही बात। अब ये मेरे बिना कहीं जाती भी नहीं ना। पर कब तक मम्मी? एक दिन तुम भी बूढ़ी हो जाओगी, तब तुम्हारी बेटी को कौन सहारा देगा? मैं तो कहता हूँ पापा, मुझसे पहले ना आप अपनी प्यारी लाड़ो को विदा कर दीजिए। इस शादी के काम को मैं कर दूंगा। नहीं तो मेरी बीवी पहले आ गई तो पता नहीं फिर वो योगिता की शादी में मुझे काम करने देगी कि नहीं। अभी इसका मालिक बैठा है ना बेटा, मुझे तेरी जरूरत नहीं है। मेरी बेटी के पीछे उसका बाप खड़ा है, तो फिक्र मत कर। योगिता का परिवार एक अच्छा नामी पैसे वाला था। संस्कारों की भी इस परिवार में कोई कमी नहीं थी, बस कमी थी तो एक बहू और एक दामाद की। उसी शाम लता से मिलने पंडित जी घर आते हैं। वो कहते हैं ना, हल्दी लगी ना फिटकरी, रंग चोखा हो जाए। तो समझ लीजिए भाभी जी, वो चोखा रंग लेकर आज मैं यहाँ आया हूँ। एक लड़की की कुंडली है और एक लड़की की। विभा और विष्णु बहुत बड़े गुणी बच्चे हैं। विभा और हमारे प्रेम की पत्री मिलाए मैंने पूरे 28 गुण मिल रहे हैं। अच्छा योग है, आराम से शादी हो सकती है। और विष्णु के साथ हमारी योगिता की कुंडली भी अच्छी जुड़ रही है। मैं तो कहता हूँ एक ही मंडप पर एक हाथ से बेटी को विदा कीजिए और दूसरे से बहू को ले आइए। पर बेटी को विदा करने से पहले लता लग जाती है बहू लाने की तैयारियों में। ये सही किया तूने लता, बेटी को विदा करने के पहले बहू ले आनी चाहिए। बहू आकर रसोई संभाले ये अच्छा होता है, नहीं तो बेटी विदा हो जाती है और बहू नहीं आती तो रसोई कौन संभालता। अब बाप भाई तो खाना नहीं बनाने लगेंगे। बिल्कुल, और इतनी हड़बड़ी नहीं कर सकती मैं अपनी बेटी की शादी में। तिवारी जी अपने पूरे परिवार के साथ विभा को देखने उसके घर पहुंचते हैं। इस लड़की की जब तस्वीर मेरे पास आई थी तभी मुझे लग रहा था मैंने इसे कहीं देखा है। अब सामने देखकर तो बिल्कुल कंफर्म हो गया, इसे मैंने पहले कहीं देखा है, पर कहाँ मुझे याद नहीं आ रहा। उस दिन जब लाल किले के बाहर वो प्रदर्शन जो हो रहा था, उस प्रदर्शन में विभा भाभी भी तो थी ना मम्मी? भाभी? इस लड़की को अभी हम सिर्फ देखने आए, अभी तक मैंने इसे पसंद नहीं किया, तो भाभी बोलना भी मत इसे। तो बताओ बेटा, अगर रसोई में सब्जी में नमक ज्यादा गिर जाए तो तुम क्या करोगी? सबसे पहले मैं जाकर सबके टेस्ट का जायजा लूंगी, और अगर मुझे पता होगा कि सबको कम नमक खाने की आदत है तो मैं खाने में ज्यादा नमक डालने की गलती कभी करूंगी नहीं। आंटी जी, मैं जो भी काम करती हूँ पूरी शिद्दत से करती हूँ और मेरा पूरा दिमाग उस काम में ही होता है। फिर भी अगर किसी से गलती से खाने में नमक ज्यादा गिर जाए तो वो उसमें नींबू डालकर उसे ठीक कर सकता है। क्या लता जी, आप विभा बेटी से रसोई और घर की बातें पूछ रही हैं? मेरी होने वाली बहू सिर्फ घर ही नहीं बाहर के लिए भी तैयार होनी चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल जी। मास्टर्स फाइनल ईयर में है हमारी विभा। बस तो फिर फाइनल सेमेस्टर के एग्जाम हमारे घर से होंगे बहू के। तिवारी जी 11,000 का शगुन विभा के हाथ में रख देते हैं और ये रिश्ता पक्का हो जाए। लता अब और देरी नहीं करना चाहती थी। वो फटाफट 1 महीने के अंदर ही विभा को बहू बनाकर अपने घर ले आती है। फूलों से सजे अपने कमरे में सुहाग रात मनाने प्रेम आता है। विभा, कहाँ हो तुम? कहीं बिस्तर के नीचे तो नहीं हो? अरे पति से कैसी शर्म। अच्छा मेरे सामने तो आओ, मैं हूं ना। तुम अपनी आंखें बंद करके आ जाओ, ठीक है? प्रेम इधर उधर देखता है पर उसे विभा कहीं नहीं दिखती। वो कमरे से बाहर निकल जाता है। क्या भाभी कमरे में नहीं है?
हे भगवान, कहीं भाभी भाग तो नहीं गई? और करो हड़बड़ी शादी में मम्मी। अरे ऐसे कैसे भाग सकती है? वो दरवाजे पर इतने लोग हैं, किसी ने उसे भागते भी नहीं देखा। अगर मुझे पता चला कि उस लड़की ने इस घर की दहलीज को लांघा है तो वापस मैं उसे इस घर में आने ही नहीं दूंगी। अरे शांत हो जाइए लता जी, इतना हंगामा करने की जरूरत नहीं है। मेहमान आए हुए हैं, हमारी इज्जत है सभी के सामने, लोग क्या सोचेंगे? ऐसी क्या बात हो गई कि सुहाग रात में ही बहू नहीं मिल रही? यही कहीं होगी योगिता, बहू को जाकर ढूंढो। योगिता अपनी भाभी के नंबर पर फोन मिलाती है और फोन उसके कमरे की वॉशरूम में रिंग होता है। आप बेकार में ही परेशान हो रहे थे भैया, भाभी तो वॉशरूम में चेंज करी होगी, जाओ। प्रेम अपने कमरे में जाता है तो दरवाजे पर ताला लगा लेता है। इतनी देर से वॉशरूम में तुम क्या कर रही हो? अब बाहर आ रही हो कि मैं अंदर आऊं? मुझे उल्टियां हो रही है प्रेम जी, आज पूरा दिन व्रत पर थी ना, 24 घंटे भूखे रहने के बाद अचानक इतना हैवी खाना खाया कि उल्टियां रुकी नहीं रही। ऊपर से मेरे सर में भी बहुत दर्द हो रहा है, मुझे अच्छा नहीं लग रहा। शादी के पहले उल्टियां? तुम कहीं क्या मजाक कर रहे हैं आप? मैंने बताया ना मुझे उल्टियां क्यों हो रही है। यकीन नहीं होता तो अभी टेस्ट करवा लीजिए, पता चल जाएगा। अभी तो तुम्हारी उल्टियां नहीं रुक रही थी और अब देखो कैसे रुक गई। ध्यान भटक गया ना तुम्हारा। दैट वाज अ ट्रिक। खैर आज मेरी सुहाग रात है, मैं इस रात में ऐसे ही नहीं जाने दे सकता। विभा का सर दर्द से फटा जा रहा था, पर वो किसी की पत्नी थी और जबरदस्ती उस पर पत्नी धर्म निभाने का जोर बना दिया जाता है। विभा बस नो नो करती रह जाती है, पर उस नो का रिस्पांस उसे नहीं मिलता। अगले सुबह अपने हाथों और गालों के निशानों को फाउंडेशन से ढकती हुई विभा बाकी रस्मों के लिए तैयार हो रही थी कि तभी उसकी सास कमरे में आती है। मानना पड़ेगा, किस्मत अच्छी है बहू तेरी, वरना ऐसे ताकतवर मर्द सभी को नहीं मिलते। शरीर पर जितनी ज्यादा चोट, मर्द का प्यार उतना ही ज्यादा होता है। देखकर समझ में आ रहा है सुहाग रात तो अच्छी रही तुम्हारी। चलो अब जल्दी से बच्चे की किलकारी सुना दो मुझे। मेरी तबीयत ठीक नहीं थी मम्मी जी, मेरा मन नहीं था, ये जबरदस्ती के निशान है, प्यार के नहीं। विभा अपनी बात पूरी कर भी नहीं पाती, उसके पहले ही लता उसे एक जोर का तमाचा जड़ देती है। शर्म नहीं आई तुझे मेरे सामने ये कहते हुए, और वो भी अपने पति के लिए? ये श्रृंगार पता है किसके नाम का है? प्रेम के। और वही ना छुए तो ये ड्रामा कैसे कर रही है तू? कोई यार छोड़कर आई है क्या मायके में, जिसका दुख तुझे अपने पति का होने से रोक रहा है? नहीं मम्मी जी, ऐसा कुछ नहीं है, भगवान की कसम। देख ले बहू, ये बात जो तूने मेरे सामने कह दी ना, आइंदा से अपनी जुबान से बाहर मत निकालना, वरना पग फेरे के लिए तू अपने मायके जाएगी तो वापस नहीं आ पाएगी। ससुराल से निकली हुई लड़कियों की क्या इज्जत होती है, यह तो जानती होगी तू। वो लड़की जिसकी आंखों में शादी और प्यार को लेकर कई सारे सपने थे, उसकी आंखों से अब नींद तक जा चुकी थी। विभा आजकल बस डरी सहमी रहती। और भाभी डार्लिंग, क्या बन रहा है किचन में? दम आलू की सब्जी बना रही थी दीदी, आपको कुछ स्पेशल बनवाना है तो बोल दीजिए, मैं बना दूंगी। वो तो आपको वैसे भी बनाना पड़ेगा भाभी, क्योंकि इस घर के होने वाले दामाद जी शाम को नाश्ते पर आ रहे हैं और विष्णु को चाइनीज खाना बहुत पसंद है, तो चाउमीन मंचूरियन बना देना, और हाँ फ्रेंच फ्राइज भी प्लीज। हाँ दीदी, सब हो जाएगा। वैसे दीदी आपने बात करके देखी ना विष्णु जी से, कैसे लगे आपको वो? मतलब अच्छे ही होंगे, सोच कैसी है उनकी? विष्णु बिल्कुल वैसा ही लड़का है जैसा मुझे चाहिए था, और सबसे ज्यादा स्मार्ट मूव मम्मा ने ये ली, एंगेजमेंट और शादी के बीच में 6 महीने का गैप रखा। सो इतने वक्त में आप किसी भी पर्सन को पूरी तरह से जान सकते हैं। सो ऑल क्लियर। शाम को विष्णु जैसे ही आता है, लता के साथ नौकर चाकर और बाकी सभी विष्णु की आवभगत में लग जाते हैं। अरे नहीं नहीं मम्मी जी, इतनी खातिर क्यों करी आप मेरी? ये मेरा घर नहीं है क्या? और भाभी आप क्या कब से कभी किचन में भाग रही हैं, कभी कमरे में? आप सब बैठिए, ऐसा नहीं चलेगा। आप ये क्या कह रहे हैं विष्णु जी? आप इस घर के होने वाले दामाद हैं, आपकी खातिर करना हमारा धर्म है। और आप सबको खुश रखना मेरा कर्तव्य। यूं तो हमारी सगाई हो गई है, पर योगिता जी को मेरे साथ अकेले मूवी देखने जाने में शर्म आ रही थी, इसलिए मैंने सोचा आप सभी के लिए मूवी की टिकट ले आओ, तो आज हम सब मूवी जाएंगे। हम लोगों का तो ठीक है बेटा, पर बहू जाकर क्या करेगी? बेचारा प्रेम रात को थका हार आएगा और अपनी बीवी को नहीं देखेगा तो नाराज हो जाएगा। योगिता को यहीं छोड़ देते हैं, वो घर देख लेगी, हम सब चलते हैं। घर पूरी तरह खाली था और घर पर अकेली बैठी विभा के हाथ पैर थर थर आ रहे थे। सोने की एक्टिंग करूं क्या? अगर वो आएंगे और मुझे सोता हुआ देखेंगे तो शायद आज मुझे छोड़ दे। विभा खुद से ये कहती है कि तभी पीछे से प्रेम आ जाता है। चलो अंदर। बार बार इतना प्रेशर मेरा शरीर नहीं सह पा रहा है।
2 दिन में मेरी तबीयत जरा खराब थी तो मैंने डॉक्टर को दिखा। उन्होंने कहा कि कुछ दिनों के लिए अगर हम दोनों परहेज में रहे तो। अच्छा, पति से परहेज? और ऐसी क्या ज्यादती कर रहा हूं मैं तुम पर कि तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं रहती? तुम्हारे मायके से अच्छा घर है यहाँ, उससे ज्यादा सुविधाएं हैं, खाने को सब कुछ है। पर मुझे लगता है तुम जानबूझकर मेरे दिमाग में शक का बीज पैदा करना चाहती हो। किसी और के लिए अपने आप को बचाना है क्या? तो बता दो ना। विभा एक 23 साल की लड़की थी जिसके लिए ये सब कांस्टेंट टॉर्चर की तरह हो गया था। वो रोज विटामिन की गोलियां खाती तब भी उसका शरीर टूटता ही रहता। लुक एट यू विभा, पूरे 8 किलो वजन कम हो गया है तुम्हारा। आंखों के नीचे काले गड्ढे आ गए हैं और तुम हो कि मुझसे दर्द की दवा मांग रही हो। मेरी ननद की शादी है मैम, घर पर बहुत काम है, मेरे सर पर माँ बनने का प्रेशर भी है, मैं रुक नहीं सकती, आराम नहीं कर सकती। ये ससुराल वाले, उफ, ये लोग इतनी सिंपल सी बात क्यों नहीं समझ पा रहे कि ऐसी हालत में अगर तुम माँ बन भी गई तो 1 महीने से ज्यादा बेबी को कैरी नहीं कर पाओगी। मिसकैरेज के चांसेस है क्योंकि तुम अभी फिजिकली फिट नहीं हो। तुम्हारे बॉडी को रेस्ट की जरूरत है ताकि वो खुद को हील कर सके। उसके बाद तुम आराम से बच्चा प्लान कर सकती हो। फिलहाल खुद पर ध्यान दो और किसी दर्द की दवा बिल्कुल मत लो। आई नो तुम्हारी ननद की शादी है, पर तुम्हारी हेल्थ भी तो इम्पोर्टेंट है ना। विभा के पास कोई ऑप्शन नहीं था। वो डॉक्टर की बात को इग्नोर करते हुए फिर से अपने ससुराल को संभालने में लग जाती है। धूमधाम से योगिता की शादी विष्णु से हो जाती है। एक रोज विभा की माँ उससे मिलने आती है। ये क्या हालत बना रखी है तूने अपनी? समदन जी कह रही थी दामाद जी की आंखों के नीचे गड्ढे रहने लग गए क्योंकि तुम उनकी जरूरतों को पूरी नहीं कर पा रही हो। ये समझ ले बेटा, अगर पत्नी पति को सुख नहीं दे पाती तो वो सुख के लिए कहीं और जाने लगता है। जीवन में दूसरी औरत को लाकर मानेगी क्या तू? मुझे लगा था तुम मुझसे मिलने आई हो माँ, पर तुम तो खैर क्या खाओगी बताओ। ये बात घुमाने की कोशिश मेरे सामने बिल्कुल मत करना विभा। कोई नई पढ़ाई पढ़ ली है क्या तूने जो मर्दों में इंटरेस्ट नहीं रह गया? पहले तो बड़े लड़कों से बात करती थी। पता था मुझे कि आप मुझे नहीं समझेंगे, इसीलिए इस सब के बारे में मैंने आपको कुछ बताया नहीं। और ऐसा नहीं है कि मुझे लड़के पसंद नहीं है या मैंने किसी को धोखा दिया है, बिल्कुल भी नहीं। शादी से मेरी भी कई उम्मीदें थी। सन्यासी लेना होता मुझे तो मैं शादी के लिए हाँ ही क्यों करती मम्मी। पर हर चीज का एक तरीका होता है। ऐसे तो कच्चे चावल भी खाए जा सकते हैं, पर तुम क्या कहती हो, पहले उसे भिगोकर रखा जाता है, उसके बाद में उबाला जाता है, फिर घी मिलाकर खाया जाता है। वो तो जीवित भी नहीं है, पर मैं तो जीवित हूँ, मुझ में तो भावनाएं हैं माँ। अगर मैं बीमार हूँ या बार बार बीमार हो रही हूँ इन चीजों के कारण, तो क्या मेरे पति को समझना नहीं चाहिए कि एक दिन के लिए मुझे इस रोज रोज की चाकरी से छुट्टी नहीं मिल सकती? और मेरे इन हालातों में ना कहने को तुम लड़कों में इंटरेस्ट की कमी समझती हो, तो यही सही। विभा बिल्कुल वही करती जो प्रेम उसे करने को कहता, फिर भी उसे ताने ही सुनने को मिलते। इतना वक्त हो गया बहू, बच्चा नहीं ठहरा, कहीं बांझ तो नहीं है ना तू? मैं कोशिश कर रही हूँ मम्मी जी। तभी हॉल से योगिता की चीखने की आवाजें आती हैं। मम्मी, मम्मी। सभी भागते हुए हॉल में पहुंचते हैं और देखते हैं योगिता फूट फूट कर रो रही है। क्या हो गया बेटा, तू इसे रो क्यों रही है? और दामाद जी तेरे साथ क्यों नहीं है? सब ठीक तो है ना? पापा कहाँ है मम्मी, भाई कहाँ है? वो दोनों तो साइड पर गए बेटा। तू बता दामाद जी कहाँ है? तेरे ससुराल में कुछ हुआ है क्या? मम्मी जी 1 मिनट रुक जाइए, दीदी कुछ कह रही है। क्या हुआ दीदी, आप ठीक तो है ना? चलिए कमरे के अंदर आइए। विभा फौरन योगिता को गले लगा लेती है। अपनी भाभी के सीने से लगते ही योगिता कहती है, मैं कोई सामान हूँ क्या मम्मी? कितने नाजों से पाला तो तुमने मुझे, और वहां विष्णु मुझे किसी प्लास्टिक के रैपर की तरह समझता है। जब मन किया उतार दिया, जब मन किया पहन लिया। मुझे उस घर नहीं जाना मम्मी, मुझे उस घर मत भेजो। प्लास्टिक समझ लिया है, उतार लिया, फेंक दिया, ये क्या बोल रही है बेटा तू? मुझे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा। पर बेटा तुझे घबराने की जरूरत नहीं है, ये तेरा घर है, तू जिंदगी भर यहाँ रह सकती है। तेरे पापा और प्रेम को रात को आने दे, हम बैठकर बातें करेंगे। रात को जैसे ही प्रेम और तिवारी जी घर लौटते हैं, लता उनके सामने इस बात को रख देती है। पर बात क्या है? आपकी बेटी अपने घर को छोड़ कर आई है, कुछ कारण तो होगा। मुझे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा, मुझे कुछ नहीं बताया उसने। सुबह से बहू के साथ बैठी है, मैं बहू को बुलाती हूँ, उसे कुछ पता होगा। लता विभा को लेकर आती है और वो अपनी ननद की कहानी सभी के सामने रख देती है।
दीदी की कहानी लगभग मेरी कहानी जैसी ही निकली पापा जी। शायद ये हर तीसरी औरत के साथ होता है। दीदी के पीठ पर चोट के निशान है। वो निशान तो फिर भी भर जाएंगे, पर उनके मन पर जो निशान बने हैं वो कैसे भरेंगे मम्मी जी? शादी के 1 हफ्ते बाद ही दीदी प्रेग्नेंट रह गई थी, पर विष्णु जी की जबरदस्ती के कारण उनका बच्चा अबॉर्ट हो गया। उसके बाद भी दीदी जब अस्पताल से छूटकर घर आई, तभी उनका हाल ना पूछकर आपके दामाद दीदी को पत्नी धर्म निभाने को कहने लग गए। पति के साथ सोना ही पत्नी धर्म होता है क्या मम्मी जी? क्या पति का धर्म नहीं होता कि बीवी के दर्द को समझे? दीदी दामाद जी से बहुत डर चुकी है और कह रही है कि वो वहां नहीं जाएगी। जिस जोर जबरदस्ती की कहानी अपनी बहू के मुंह से सुनते ही लता ने उसके गालों पर तमाचा जड़ दिया था, आज उसी हालत में अपनी बेटी को देखकर उसकी आंखें बहती जा रही थी। अब वो विभा की मजबूरी और दर्द बिल्कुल समझ पा रही थी। इंसाफ तो होगा बहू, तेरे साथ भी और योगिता के साथ भी, और इंसाफ करूंगी मैं। बहू, 2 दिन हो गए प्याज के पकौड़े वाली कढ़ी नहीं खाई। आज मौसम अच्छा है तो कढ़ी बना लो। मम्मी जी, आज तो नहीं, फिर कभी, क्योंकि आज मौसम अच्छा है तो बाहर से मंगा लेंगे। बहू, हफ्ते में 3 दिन बाहर का खाती है, घर पर भी कुछ अच्छा बना लिया कर। इतना आलस करना अच्छी बात नहीं है। मम्मी जी, ऐसा कुछ नहीं है। मैं जिस रेस्टोरेंट से खाना ऑर्डर करती हूँ वहाँ एकदम हेल्दी खाना मिलता है। रीना जी के घर में 2 ही चीजें मोहल्ले भर में फेमस थी, खुशबू का आलस और काम चोरी, वो भी स्मार्ट तरीके से। अब सोफे पर बैठे सास ससुर को रेस्टोरेंट फूड की अच्छाई गिना रही थी ताकि आज का भी लंच बनाना गोल हो। बहू, मुझे याद है पिछली बार पनीर खाकर मेरा पेट खराब हो गया था। पापा जी, अब आप ओवर ईटिंग करेंगे तो पेट तो खराब होगा ही, फिर खाना चाहे घर का हो या बाहर का। खैर, मेरे लिए मूंग दाल की खिचड़ी बना देना। हाँ पापा जी, आपको मूंग दाल खिचड़ी मिल जाएगी। तभी रॉकी बाहर से पार्सल लेकर आता है। खुशबू, देखो ये तुम्हारा पार्सल है। हाँ रॉकी, प्रगति दीदी ने मेरे लिए नई डिजाइन की ज्वेलरी दिलाई थी, शायद उसी का पार्सल होगा। ये प्रगति भी ना बेमतलब की चीजों में पैसा खर्च करती रहती है। मम्मी जी, मेरी नंद ही तो है जो मेरा इतना ख्याल रखती है, वरना आप लोगों को बस काम काम काम। खुशबू, तेज भूख लगी है, ज्वेलरी बाद में पहनना, अभी लंच की तैयारी कर लो। फिर क्या, हल्का बारिश का मौसम, खुशबू आराम से फोन पर उंगलियां घुमाती है और बाहर से खाना ऑर्डर कर देती है। यहाँ तक कि विजय जी के कहने पर मूंग दाल की खिचड़ी भी घर पर बनाने का कष्ट नहीं करती। कुछ दिन बाद रीना हॉल में बैठी चाय पी रही होती है, तभी पड़ोसन कविता अपनी बच्ची के साथ बुक्स लेकर उनके घर आती है। आओ बेटा कविता, बड़े दिन बाद दिखाई दी। ये चिंकी इतनी उदास क्यों है? आंटी जी, क्या बताऊं, इसका मैथ्स बहुत कमजोर है, रोज टीचर से डांट पड़ती है। मुझे भी इतना मैथ्स नहीं आता जो इसके क्वेश्चन सॉल्व करवा दूं। बेटा, तुम्हें अकेले ही घर और बाहर दोनों देखना पड़ता है, बिजी तो रहोगी ही। खैर, मैं क्या कर सकती हूँ। आंटी जी, आपकी खुशबू बहू ने बीएससी मैथ्स से किया है, अगर खुशबू इसे थोड़ी देर पढ़ा दे तो आपकी बहुत मेहरबानी होगी। अरे बेटा, इसमें मेहरबानी वाली क्या बात है, मैं अभी खुशबू को बुलाती हूँ। खुशबू बहू, खुशबू। खुशबू हाथ में फोन लिए आराम से बाहर आती है। मम्मी जी, आपने मुझे बुलाया? बहू, ये चिंकी बहुत परेशान है और कविता को इतना मैथ्स आता नहीं जो इसका होमवर्क करा दे। आपका मतलब मैं चिंकी का होमवर्क करा दूं? हाँ खुशबू आंटी, आप तो कितना अच्छा पढ़ा लेती हैं। पिछले साल आपने अरु को एग्जाम टाइम में मैथ्स प्रैक्टिस कराई थी, उसने स्कूल में टॉप किया था। मुझे भी थोड़ा सा समझा दीजिए। बेटा, इसके लिए आप ट्यूशन लगवा लो, क्योंकि एक दिन पढ़ने से कोई टॉप नहीं कर जाता है। खुशबू, आज के लिए इसका होमवर्क करा दो, बाकी आगे इसकी टीचर इसे समझा देगी। दीदी, मैं इसे पढ़ा देती, लेकिन मेरे सिर में तेज दर्द हो रहा है, इसलिए तो आराम कर रही थी। ऐसा करो, फिर कुछ देर बाद इसे भेज देंगे, तब पढ़ा देना। दीदी, मैं आपको एक ऐप बता देती हूँ जहाँ पर कुछ रुपए का सब्सक्रिप्शन लेकर चिंकी सारे क्वेश्चन सॉल्व कर सकती है। खुशबू, सब्सक्रिप्शन तो दूर की बात है, अभी तो मेरे फोन में रिचार्ज भी नहीं है। चलो मम्मी, मैं खुद ही पढ़ लूंगी। हाँ बेटा, चल। कविता चिंकी का हाथ पकड़कर वहां से चली जाती है। बहू, सुबह का नाश्ता बनाने के बाद तू बराबर फोन चला रही है, अगर आधा घंटा चिंकी को पढ़ा देती तो क्या हो जाता? मम्मी जी, मैं ऐसे सरदर्द नहीं कहती, चिंकी को पढ़ाने से मुझे क्या फायदा? हर चीज में फायदा नहीं देखते बहू। मम्मी जी, आजकल जमाने में कुछ भी फ्री में नहीं मिलता। खुशबू से कोई भी बिना फायदे के काम करा लो, ना, इसके सीने में इमोशन नहीं, क्रेडिट कार्ड और पैसा बहता था। सभी लोग डाइनिंग टेबल पर बैठे खाना खा रहे होते हैं, तभी आज तो खाने में मजा आ गया।
बहू, मैंने बड़ी मेहनत से साग काटा था और साग खाकर सारी मेहनत वसूल हो गई। आप लोगों को मजा आया और मेहनत वसूली, लेकिन मेरी तो मेहनत वसूल नहीं हुई। अच्छा खाना बनाने में कितने एफर्ट्स लगते हैं। ऐसे क्यों कह रही है बहू? बता तुझे क्या चाहिए? पापा जी, मेरा फोन पुराना हो गया है और कैमरा भी खराब है, तो फोटो और रील बनाने में बिल्कुल मजा नहीं आता। हाँ खुशबू, तुम नया फोन देख लो जो हमारे बजट में हो। मेरे फोन के लिए बजट देखा जाएगा? बहू, 15-20 हजार में बढ़िया कैमरे के स्मार्टफोन आ जाते हैं। इसी रेंज में देख ले, मैं दिला दूंगा। पापा जी, मैं फोन नहीं बल्कि आईफोन लेने की बात कर रही हूँ। बहू, तो इसमें बहस की क्या बात, तू आईफोन ले ले। मम्मी, आपको पता भी है आईफोन कितना महंगा आता है। सस्ता लोगे वो भी 1 लाख का आएगा। बहू, तू इतना बड़ा बड़ा सोचती है। इतनी तो मेरे बेटे की सैलरी नहीं है जितना महंगा तू फोन लेना चाहती है। मुझे आप लोगों से यही उम्मीद थी। मेरे लिए एक आईफोन नहीं ले सकते और चाहते हैं कि मैं रोज 56 भोग बनाऊं। बहू, गलती तेरी नहीं है, गलती भगवान की है जो तुझे महंगी चीजों का बुखार चढ़ाकर हमारे घर भेज दिया। खुशबू बिना कुछ कहे मुंह फुलाकर वहां से चली जाती है। अरे बहू, किचन और बर्तन ये तो समेटती जा। उसके लिए तो तुझे बहू को आईफोन दिलाना पड़ेगा। ओहो, अब तो बिग ड्रीमर खुशबू को आईफोन ही चाहिए था। घर वाले तो दिलाने से रहे। अब तो एक ही इंसान है जो खुशबू के सपने को पूरा कर सकता था। खुशबू अपनी नंद प्रगति को फोन लगाती है। हेलो दीदी, कैसी हो? हेलो प्रगति, मैं सही हूँ पर बहुत बिजी हूँ। अरे दीदी, क्या हुआ? आप बहुत परेशान लग रही हो। पूरे दिन घर का काम करूं और उसके बाद ये अरु, इससे एग्जाम्स आ रहे हैं तो इसका सिलेबस रिवीजन कराना, और इसके पापा की भी तबीयत सही नहीं है। ओहो दीदी, आप अकेले इतना परेशान हो रही हो। एक बार मुझे बता दिया होता तो सारी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाती। वो कैसे? अब एक शहर में रहकर भी मैं आपके काम ना आ सकूं तो मेरा यहाँ रहना ही बेकार है। लेकिन तू भी तो अकेले ही पूरा घर संभालती है, मैं तुझे यहाँ कैसे बुला सकती हूँ? दीदी, मैं वहां नहीं आ सकती, लेकिन अरु तो यहाँ आ सकती है। मैं उसके एग्जाम्स की तैयारी करवा दूंगी और यहाँ से ही उसे स्कूल बस पर भी बिठा दिया करूंगी, जिससे आप जीजा जी जिनकी तबीयत पर पूरा ध्यान दे सकोगी। खुशबू, क्या सच में ऐसा हो सकता है? क्यों नहीं दीदी, मैं तो बोल रही हूँ आप भी जीजा जी के साथ यहाँ आ जाइए। खुशबू, मैं तो नहीं, लेकिन आज अरु स्कूल से वहां पहुंच जाएगी। 1:30 बजे उसे स्टॉप से ले लेना। डोंट वरी दीदी, मैं उसका पूरा ख्याल रखूंगी। सच में मुझे वर्ल्ड की बेस्ट भाभी मिली है। दीदी, ऐसा कुछ नहीं है। खुशबू फोन काटकर माथा ठोकते हुए कहती है। नंदरानी से फोन करके आईफोन मांगने गई थी पर सरदर्द ले आई। अब अरु पूरा दिन दिमाग खाएगी। खैर, कुछ पाने के लिए कुछ खोना पड़ता है। दोपहर तक अरु खुशबू के साथ नानी के घर पर पधार जाती है। रीना जी तो सरप्राइज हो जाती है। उन्हें तो कानो कान खबर नहीं थी कि उनकी नातिन आने वाली है। नानी, नानी, मेरी लाडो, तुम अचानक से। खुशबू, तुम इसे स्कूल से ले आई, ये बात प्रगति को पता है? मम्मी जी, उन्हें पता है। दीदी के काम का बोझ हल्का करने के लिए इस बार भी अरु के एग्जाम की तैयारी मैं ही कराऊंगी। बहू, आजकल दामाद जी को फीवर आ रहा है। तूने अरु को यहाँ बुलाकर बहुत अच्छा किया। आ जाओ अरु, मैं तुम्हारे कपड़े चेंज कर दूं। नहीं मामी, मुझे भूख लगी है। मम्मा ने तो टिफिन में सिर्फ एक पराठा रखा था, अभी मुझे कुछ अच्छा खाना है। बेटा, कपड़े बदल ले, उसके बाद दाल चावल खा लेना। नो नानी जी, मुझे व्हाइट पास्ता खाना है, वो भी मामी के हाथ का। ये तो खुशबू तो बनाने से रही, नॉर्मल खाना बनाने के लिए तक नखरे करती है, ये पास्ता बनाएगी। मामी, आप मेरे लिए पास्ता बनाओगी ना? बेटा, तू कपड़े चेंज कर, मैं मार्केट जाकर बढ़िया पास्ता बनवा लाती हूँ। मम्मी जी, ये छोटी बच्ची है, इसे बाजार का अनहाइजीनिक पास्ता नहीं खिला सकते। आप इसके कपड़े चेंज कीजिए, मैं इसके लिए फटाफट व्हाइट पास्ता बना देती हूँ। ये सुनकर रीना हैरान हो जाती है। ठीक है बहू। फिर क्या, खुशबू को छोटी गुड़िया पूरे घर में नाचती और खुशबू एक टांग से किचन से रूम और रूम से स्टडी रूम नाचती रहती। अरु रात में खुशबू के साथ। चल अरु, कितनी रात हो गई है, चल सो जा, सुबह स्कूल भी तो जाना है। नानी जी, मैं आपके साथ नहीं सोऊंगी, मुझे तो मामी जी के रूम में सोना है उनके साथ। बेटा, ऐसी जिद नहीं करते, हमेशा तो तू मेरे साथ ही सोती है और तेरी मम्मी जब भी यहाँ आती है वो भी तो मेरे साथ ही सोती है। नानी जी, मुझे मामी जी के साथ बहुत मजा आ रहा है, मैं तो यहीं सोऊंगी। इतने में रॉकी रूम में आता है। क्या हुआ अरु? मामा जी, मुझे मामी के साथ सोना है और नानी जी मना कर रही हैं। बेटा, नानी की बात मान लो, मामी कहीं जा थोड़ी ना रही है, यही तो है सब। चल, वरना अभी प्रगति को फोन लगा दूंगी। मम्मी जी, आप आराम से सो जाइए, अगर अरु का इसी रूम में सोने का मन है तो वो यहीं सोएगी। बहू, फिर तू कहेगी अरु परेशान कर रही है।
नहीं मम्मी जी, इतनी प्यारी बच्ची परेशान कैसे कर सकती है? ये यो, थैंक यू प्यारी मामी। खुशबू की चमचागिरी उस पर ही भारी पड़ रही थी। अब रॉकी और खुशबू के बीच अरु आराम से सो रही थी, पर खुशबू की नींद तो जैसे हराम हो चुकी थी। सुबह 5 बजे। रीना, मैं वॉक के लिए जा रहा हूँ, जरा दरवाजा बंद कर लेना। वो सब तो सही है, पर ये बर्तन खटकने की आवाज ये कहाँ से आ रही है? मुझे तो लग रहा है हमारी किचन से आ रही है। लगता है बहू उठ गई होगी। विजय जी, हमें लग रहा है आप अभी भी नींद में हैं। आज से पहले आपकी बहू 10 बजे से पहले किचन में गई है, जो 5 बजे उठ गई होगी। हाँ, ये बात तो सही कह रही हो। चलो मैं वॉक के लिए निकलता हूँ, तुम दरवाजा बंद कर लो। रीना और विजय जी रूम से बाहर निकले तो किचन की लाइट ऑन थी और अंदर खुशबू शताब्दी एक्सप्रेस की तरह आलू छीलने में लगी हुई थी। दूसरी ओर कढ़ाई में कुछ बन रहा था। विजय जी और रीना जी हैरानी से किचन के अंदर गए। बहू, तू ठीक तो है? इतने टाइम किचन में कढ़ाई चढ़ी है और आलू छिल रही है, क्या बात है? मम्मी जी, अरु स्कूल जाएगी तो बस उसके लिए टिफिन की तैयारी कर रही हूँ। वो उठ जाएगी तो उसे तैयार करना पड़ेगा, इसलिए पहले टिफिन तैयार कर देती हूँ। उसके लिए इतनी जल्दी उठने की क्या जरूरत थी? 2 पराठे ही तो बनाने हैं, वो तो 10 मिनट में बन जाते। नाना पापा जी, अरु को आलू के पराठे, चीज बॉल्स और फ्रेंच फ्राइज खाने हैं, तो सब बना कर दूंगी। विजय जी, आज तो पश्चिम से सूरज निकल रहा है, हमारे लिए कभी पकौड़ी तक नहीं बनाई और भांजी के लिए इतना कुछ। कहीं कुछ दाल में काला तो नहीं है? ओ मम्मी जी, आप हर बात में तुलना और शक करती रहती हो। वो छोटी बच्ची, उसको मना थोड़ी ना कर दूंगी। हमारी बहू अपनी भांजी के लिए इतना कुछ कर रही है, वो नहीं दिख रहा? तुम बस गलतियां देख लो। पापा जी, कोई बात नहीं। आखिर मम्मी जी ने पड़ोस की आंटियों से बहू में कमी निकालने की ट्रेनिंग ली है, तो कहीं तो झलक दिखेगी ना। चुप कर और अपनी मॉर्निंग वॉक के लिए जाइए आप। विजय जी हॉल से भागते हुए बाहर चले जाते हैं, लेकिन रीना जी के दिमाग में कुछ तो चुभ रहा था। आखिर मेरी कामचोर बहू अरु को पढ़ा भी रही है और नाश्ता बना रही है, और तो और अपने संग सुला तक रही है। आखिर क्यों? अरु स्कूल से वापस आकर प्रगति को कॉल करवाती है। हेलो दीदी, अरु आपसे बात करना चाहती है। हाय खुशबू, अरु कहाँ है? उसे फोन दो। यस मम्मा, मैं तो मामी के साथ एंजॉय कर रही हूँ। क्या तुमने आज अपना टिफिन फिनिश किया या फिर पराठा बचा कर लाई? मम्मा, मामी आपकी तरह सिर्फ पराठे पैक नहीं करती, बल्कि 4-5 स्नैक्स थे, मैंने पूरा टिफिन खाली कर दिया। वेरी गुड। और तुम अपना सिलेबस रिविजन कर रही हो? यस मम्मा, मैंने आधा सिलेबस रिवीजन कर लिया है। मामी मुझे गेम ट्रिक से सब याद करा देती है। मतलब तुम्हें मामी के साथ अच्छा लग रहा है? हाँ मम्मा, और आपको पता है मामी का बर्थडे भी आ रहा है। मामी हमें बर्थडे पार्टी देने वाली है। अरे वाह, फिर बताओ आपकी मामी को बर्थडे पर क्या गिफ्ट दूं? ये सुनकर खुशबू की आंखें चमक जाती है। मम्मा, मामी का फोन बहुत पुराना हो गया है, हम लोग आपके आईफोन की तरह ही मामी को भी आईफोन दे लेते हैं। ठीक है बेटा, फिर मैं तेरी मामी के बर्थडे पर ही आऊंगी, तभी तुझे घर ले आऊंगी। ओके मामा। अच्छा हुआ मैंने अरु को आईफोन के बारे में बता दिया। अब देखना मेरी नंद रानी कैसे मेरे लिए आईफोन प्रो लेकर आती हैं। पलक झपकते ही 2 दिन बीत गए। खुशबू को बर्थडे से ज्यादा अपनी नंद के गिफ्ट का इंतजार था। शाम के टाइम खुशबू ने अपनी नंद के आने की खुशी में बढ़िया बढ़िया पकवान बनाए। खुशबू, मैं केक लेकर आया, देखो कैसा है। उसमें देखना क्या है, वही 1 पाउंड का सस्ता सा केक, फ्लेवर चेंज करवा कर ले आते हो। पैसे से चीजों को तोलने वाली खुशबू रॉकी के इमोशंस को कुचलती ही रॉकी के मुंह की खुशी एक पल में गुम हो गई। तभी पीछे से प्रगति, मम्मा आ गई, मम्मा आ गई। रॉकी, प्रगति एकदम सही कह रही है, वो हर साल सस्ता सा केक थोड़ी ना काटेगी। ये देख प्रगति, मैं तेरे लिए कस्टमाइज्ड मेकअप का डिजाइन वाला केक लेकर आई हूँ। थैंक यू दीदी, ये केक तो बहुत महंगा होगा, इसकी क्या जरूरत थी। हैप्पी बर्थडे खुशबू, तुम बेस्ट भाभी हो, इसलिए जरूरत थी। दीदी, आप बेकार का खर्च करती रहती हो। अब मैं अपनी इकलौती भाभी के लिए पैसे तो नहीं देखूंगी। आते ही भाभी के गुणगान शुरू हो गए। खुशबू, प्रगति के लिए कुछ नाश्ता ले आओ, फिर हम केक काटते हैं। मम्मी, पहले हम केक काट लेते हैं, उसके बाद ही सब लोग साथ बैठकर चाय पियेंगे। जैसी तुम सबकी मर्जी। अब चलो खुशबू, दोनों केक कट कर दो। जी दीदी, चलिए ना। खुशबू पहले प्रगति का लाया केक काटती है। रॉकी को दोबारा हर्ट होता है। सबसे पहले प्रगति को केक खिलाती है। प्रगति उसे गिफ्ट पैक देती है। ये लो खुशबू, तुम्हारा बर्थडे गिफ्ट। थैंक्स दीदी। गिफ्ट तो कुछ समझ में नहीं आया, लेकिन मैं तुम्हारे लिए बढ़िया बुके ले आया हूँ, ये लो। पतिदेव, ये तो 2 दिन में मुरझा जाएंगे, इससे तो अच्छा तुम मुझे मेकअप किट दे देते। बहू, कभी कभी अपना मुंह बंद रख लिया कर,
कोई चीज दिल से लाया हो फिर भी तू नापसंद कर देती है। मामी, मम्मा का गिफ्ट खोलकर देखो। अब अरु इतना कह रही है तो खोलकर तो देखना पड़ेगा। खुशबू पैकेट खोलते ही खुश हो जाती है। ओह माय गॉड, आईफोन, वो भी प्रो मॉडल का। तुम्हें पसंद आया ना? पसंद? दीदी ये लेना तो मेरा ड्रीम था और आप मेरे मन की बात समझ गई। आपने तो मेरा बर्थडे सच में स्पेशल बना दिया। मेरी स्पेशल सी भाभी का बर्थडे स्पेशल तो होगा ही। खुशबू की मेहनत का फल उसे मिल गया और अगली सुबह नजारा कुछ अलग ही था। खुशबू जल्दी उठकर सुबह चाय नाश्ता बना रही थी। बहू, आज तू चाय बना रही है? दीदी को अदरक वाली चाय पसंद है, इसलिए मैंने सोचा सुबह सुबह उन्हें अदरक वाली चाय पिला दी जाए। एक चाय मेरे लिए भी बना लेना, आज तो नाश्ते में भी कुछ बढ़िया बना रही होगी। हाँ हाँ, पनीर पकौड़ा बना रही हूँ। खुशबू सभी को चाय देती है। आप सभी लोग चाय पीजिए, मैं पनीर पकौड़े बनाने के लिए पनीर और सामान लेकर आती हूँ। मम्मी, सच में खुशबू कितनी एनर्जेटिक है और सारा काम मिनटों में खत्म कर देती है। ये सुनकर रीना और रॉकी मुंह दबाकर हंसने लगते हैं। बहू, मार्केट जा रही है तो ताजी सब्जियां भी ले आना। ठीक है। खुशबू को आईफोन मिलने के बाद उसके पैर जमीन पर नहीं थे। वो नंद को खुश करने के लिए सारा काम फटाफट कर रही थी। खुशबू के मार्केट जाने के बाद रॉकी और रीना प्रगति को समझाते हैं। दीदी, मैं खुशबू की बुराई नहीं कर रहा हूँ, लेकिन जो चेहरा आप खुशबू का देख रही हो वो हम लोगों के सामने कुछ और है। मतलब ये खुशबू जो तेरा ख्याल रख रही है वो तेरे पैसों और गिफ्ट की वजह से है, वरना वो किसी को पानी तक नहीं पूछती। मम्मी, आप बस अपनी बहू की बुराई करती हो, देखती हो वो हमेशा मेरा कितना ख्याल रखती है। प्रगति बेटा, वो पैसों की सगी बहू है। एक बार तुम गिफ्ट और पैसा देना बंद करोगी, तुरंत असली चेहरा दिख जाएगा। ठीक है, अब हर महीने जो गिफ्ट देती हूँ बंद कर दूंगी, फिर देखते हैं आप दोनों की बात कितनी सच होती है। फिर तो प्रगति खुशबू की ऑनलाइन शॉपिंग और गिफ्ट सब कुछ बंद कर देती है। खुशबू प्रगति को कॉल लगाती है। हेलो दीदी, मैंने जिस साड़ी का फोटो भेजा है मुझे बहुत पसंद आ रही है, आप मुझे दिला देंगी? खुशबू, आजकल अकाउंट में बिल्कुल पैसे नहीं है, तुम रॉकी से कहो। कोई बात नहीं दीदी, पिछले महीने भी आपने कुछ नहीं दिलाया, आप तो बदल गई हैं। खुशबू, मैं नहीं, मेरे हालात बदल गए हैं। इनको बिजनेस में घाटा हुआ है, अब मेरे पास पहले जितना पैसा नहीं रहा। ठीक है, मैं फोन रखती हूँ। खुशबू समझ गई नंद का हाथ तंग है तो चमचागिरी से कोई फायदा नहीं। अब तो खुशबू ने प्रगति का कॉल क्या मैसेज देखने तक बंद कर दिया। फिर एक दिन प्रगति कॉल पर। हेलो खुशबू, आजकल तुम फोन नहीं करती हो और ना ही मैसेज देखती हो। दीदी, टाइम नहीं मिलता। खुशबू, मैं और तुम्हारे जीजाजी 2 दिन के लिए बाहर जा रहे हैं, तुम अरु को अपने पास रख लेना, मैं उसे छोड़ने आ रही हूँ। 1 मिनट दीदी, मैंने आपसे बोला ना घर में बहुत काम है, ऊपर से मेरी तबीयत भी बिल्कुल सही नहीं है, माफ करना, मैं अरु को नहीं रख पाऊंगी। ठीक है। प्रगति तुरंत अपनी माँ को कॉल करती है। हेलो बेटा, खुशबू ने क्या कहा? मम्मी, आप सही कह रही थी, खुशबू को मुझसे नहीं बल्कि मेरे पैसों से प्यार था, उसने अरु को रखने के लिए तुरंत मना कर दिया। बेटा, खुशबू जैसे लोगों से रिश्ता नहीं चल पाता, ऐसे लोग रिश्तों से नहीं पैसों से प्यार करते हैं। आपने ठीक कहा मम्मी,